हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। आज की ये क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के इस क्लास में हम बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं 5 के 5 क्लास 10th के लिए, वो सारे एक साथ एक ही वीडियो पर कवर करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि बायो है, बायो में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मैम समझ ही नहीं आती कि कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें सारे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया है और किस टॉपिक से आपको कितना पढ़ना है, कौन सा ऐसा डायग्राम है जिस पे आपको फोकस करना है और उसे कैसे बनाना है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, कौन से टॉपिक में एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है। तो ये सब मिला करके हम आज इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके बायो में क्लास 10 साइंस की बायोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है लाइफ प्रोसेस, उसके बाद है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देन उसके बाद है हेरिडिटी एंड लास्ट में आता है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आपको पता है। अब पांचों में कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं का पूरा कंपाइल करके हमको आज इस वीडियो में पूरा पढ़ना है। तो आपको भी फोकस रहना है, आपको भी अच्छे से देखना है कि कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से हमें कितना पढ़ना है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि आपने चलो ठीक है अभी तक एक एक चैप्टर फुल लेंथ नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ा भी है तो अभी तक समझ नहीं आया है, या डाउट है कि कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है उन सबको दूर करते हैं और इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे देखा फाइनल रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। इसमें आपको पता है कि टोटल 4 टॉपिक है जो पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करने हैं, तो यहाँ पर आप देखो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आपको जो याद रखना है वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आएंगे प्लांट्स एंड सेकेंड एग्जाम्पल याद रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इसी को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ये 2 एग्जाम्पल एक तो आप याद रखोगे ऑटोट्रॉफ्स में, देन उसके बाद प्लांट्स में याद रखना है फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये जो लिखी है इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, CO2 है 6, 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 एंड प्लस 6H2। ये हो गई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। या तो आप इसको लिखो ये भी सही है, या तो आप इसको लिखो ये भी सही है, दोनों दो में से किसी भी एक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन इसके अलावा इसी में आपको याद रखना है रॉ मटेरियल एंड साथ में याद रखना है बाई प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मीन्स की CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 किस में आएंगे, रॉ मटेरियल में। बाय प्रोडक्ट में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका यूज करके बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो रॉ मटेरियल में आएंगे, तो इन चारों के नाम आपको लिखने हैं और बाय प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिखना है। ये हो गया ऑटोट्रॉप्स। फिर उसके बाद आता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी ना किसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको आप बोलोगे हेटरोट्रॉप्स। इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, उनके टाइप्स। टाइप्स में 3 टाइप्स यहाँ पे हैं। पहला है होलोजोइक, फिर है पैरासिटिक एंड थर्ड है सैप्रोफाइट। अब इसमें क्या याद रखें, तो इसमें याद रखना है एग्जाम्पल। कैसे? होलोजोइक में देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होंगे, फूड पर। जैसे कौन है ऐसा जो फूड पे डिपेंडेंट होगा, मतलब उसे बाहर से सिर्फ आप फूड दे दो, बाकी उसकी बॉडी सब काम अपने से कर लेगी। तो ये तो क्लियर हो गया, मीन्स कि आप और हम, यानी इसमें एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन। उसके बाद एनिमल्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और अमीबा।
ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल किस में याद रखोगे? होलोजोइक में। फिर आ जाओ पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या आएगा? ये फूड पे भी डिपेंडेंट होंगे और साथ में शेल्टर पर भी। मीन्स कि इनको रहने के लिए घर भी चाहिए और खाने के लिए खाना भी है। जस्ट लाइक कि आपके घर में कोई मेहमान आ गए अचानक से, अब वो बिना बताए हैं, अब आपके घर में सिर्फ 4 मेंबर है और 4 मेंबर के लिए खाना बना हुआ है, अब क्या होगा? तो अब आपने जो भी खाना अपने लिए बनाया है वो शेयर करना पड़ेगा जो भी मेहमान आए हैं, और साथ में वो कुछ दिन के लिए आए हैं तो आपको रहने के लिए उन्हें जगह भी देनी पड़ेगी। बताओ, अजीब जबरदस्ती है। वैसे ही करते हैं पैरासाइट, कि पैरासाइट में क्या है कि उन्हें रहने के लिए आपको घर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब वो जबरदस्ती आपके घर पे रहेंगे, और साथ में जो खाना आपने अपने लिए बनाया है वो खाना भी वही यूज करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? पैरासाइट। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? एक तो सबसे फेमस है कस्कुटा, इसी को अमरबेल बोलते हैं, लीच जो ब्लड शक करती है, एंड वॉर्म्स। वॉर्म्स में भी जो सबसे ज्यादा पूछता है वो है टैपवॉर्म। टैपवॉर्म किस में आएगा? पैरासाइट में। ये हो गया। फिर आ जाओ सैप्रोफाइट। ये भी डिपेंडेंट होंगे फूड के लिए, बट इनका फूड कैसा होता है? डेड एंड डिकेइंग। कैसा होगा? डेड एंड डिकेइंग, मीन्स कि सड़ी गली चीज है। आपने देखा होगा कि जैसे कि ब्रेड है, कई दिनों का रखा है तो उसमें व्हाइट कलर की लेयर आ गई, मीन्स उसमें फंगस लग गया। इसका मतलब कि ब्रेड क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है। खाना जो है वो कई दिनों से रखा है, या तो सुबह का है तो रात हो गई, फिर उसके बाद अगली सुबह आप देखोगे तो उसमें व्हाइट कलर की लेयर है या अजीब सी स्मेल आएगी, दैट मीन्स कि वो कैसा हो गया? खराब। तो जहां पे भी खराब चीजें होंगी, सड़ी गली, डेड एंड डिकेइंग चीजें होंगी, उस पे क्या लगते हैं? फंगस एंड बैक्टीरिया, और ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप कहलाता है सैप्रोफाइट। तो ये हो गया। तो इसमें तो एक तो फंगस आ गए एग्जाम्पल में, बैक्टीरिया, और इसी में आपको याद रखना है मशरूम। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट। ये हो गया। फिर आ जाओ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, उनमें एग्जाम्पल याद रखना है और टाइप्स याद रखने हैं। फिर आ जाओ ह्यूमन के न्यूट्रिशन में। तो इसमें ह्यूमन का न्यूट्रिशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है? एलिमेंट्री कैनाल। कैसी होती है? तो ये देखो, ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? एनस पर। ओके, बट इसके बीच में आप देखो इतने सारे और भी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, उन्हीं को इसमें हमको पढ़ना है। माउथ से शुरू हुआ, एनस में खत्म हुआ, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। क्या क्या पार्ट है? माउथ है, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी पहले देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑर्गन है, मीन्स लीवर हो गया और पैनक्रियास। एक एक करके इनके फंक्शन देखना है। माउथ का काम होगा फूड को इनटेक करना, मतलब सबसे पहले आप खाने को खाओगे, खाना खाने के बाद जैसे ही खाना आपके बकल कैविटी में आया उसको आप चर्न करोगे, चबाओगे, फिर उसके बाद वो आपकी टंग के थ्रू आपको उसका टेस्ट फील होगा, टंग आपके फूड को रोल करेगी। आपके माउथ, आपकी बकल कैविटी में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या सिक्रीट करेंगी? सलाइवा। सलाइवा आपके फूड में मिक्स होगा, उसी सलाइवा में होता है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ये याद रखना है, इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज और इसी को बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमाइलेज तो ठीक है कॉमन वर्ड है, ये तो पूछता ही है, बट टाइलिन आपको क्योंकि इसका दूसरा नाम है तो ये भी पूछता है कि टाइलिन किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे सलाइवरी अमाइलेज को। ये क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ये 30% कार्बोहाइड्रेट को आपकी बकल कैविटी में क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा यहीं पर क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है वो डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो क्या बताओगे? बकल कैविटी में। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ ना, स्टार्च माल्टोज में बदल गया, तो इसलिए सबसे स्टार्टिंग में ही डाइजेशन शुरू होता है बकल कैविटी से। फाइनल डाइजेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तब आप बताओगे ये कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरू कहाँ से हो गया? बकल कैविटी से। खत्म कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन यहाँ पर आ जाओ इसोफेगस, इसमें फूड आया, ये ट्रांसफर करेगा किसके पास? स्टमक के पास। स्टमक में 3 चीजें याद रखनी है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, HCl जो भी माइक्रोबैक्टीरियाज हैं उनको किल करेगा और साथ में पेप्सिन को एक्टिवेट भी करेगा, और म्यूकस ये फूड को क्या बनाएगा? स्मूथ, और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। किससे?
HCl से, क्योंकि HCl एक एसिड है। एसिड अगर स्टमक की वॉल को डायरेक्ट टच करेगा तो वॉल बर्न हो जाएंगी, और उसी से बचाने के लिए म्यूकस ये काम करता है। फिर आ जाओ, स्टमक में डाइजेशन हुआ, उसके बाद फूड किधर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर होती है विलाइज। ये विलाई जो भी न्यूट्रिएंट बना उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके किस में डालेंगी, ब्लड में। ओके, देन इसके बाद यहीं पर होता है फाइनल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन में आपको जो याद रखना है वो है क्या क्या, तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, ये हमें याद रखना है। देन इसके अलावा यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, किस पे, ग्लूकोज में। ये फाइनल डाइजेशन है। प्रोटीन ये बनाएगा अमाइनो एसिड, एंड लास्ट में आता है फैट। फैट दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। एक है फैटी एसिड एंड सेकेंड है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये बस समझना कि ये आप एक बार पढ़ोगे तो स्किप, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ यहाँ पर, कि ये तो पूछे ही जाते हैं आपसे क्वेश्चन कि फाइनल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, फैट किस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, फिर इसके बाद आता है फूड। जो भी ये जितना भी फूड न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के थ्रू और पूरी बॉडी में क्या हुआ, सर्कुलेट हुआ। देन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर है रेक्टम, इसमें स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद एनएस से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो आप देखो माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हो गया, एनएस में। ओके, ये डायग्राम है। तो माउथ से फूड आया, सलाइवरी ग्लैंड ने कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन किया, उसको डाइजेस्ट किया, फिर इसोफेगस से ये फूड होता हुआ कहाँ आ गया, स्टमक में। स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ। देन उसके बाद आप देखो तो स्टमक में ही आप देखो पैनक्रियाज और लीवर यहाँ पर अटैच है। इनका काम क्या होता है डाइजेशन में, तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है फैट को डाइजेस्ट करना। कैसे, आपने अभी पढ़ा कि फैट डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ किससे, बाइल जूस से, और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्रिएट करता है एंजाइम। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। यहाँ पर जो अमाइलेज है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, और जो आपने अभी सलाइवा में पढ़ा वो सलाइवरी अमाइलेज है। जहां पर भी अमाइलेज होगा वो हमेशा किसे डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। किस में कर दिया, ग्लूकोज में। लाइपेज फैट को करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अमाइनो एसिड में। कैसे याद रखें, देखो अमाइलेज का तो मैंने आपको बता दिया कि अमाइलेज कैसे याद रखोगे। अमाइलेज जहां पर भी आएगा वो किससे ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। एक चीज ये हो गई। दूसरा पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन पी से शुरू हो रहा है, पी से आपको याद रखना है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये हो गया। ट्रिप्सिन देखो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन भी सेम काम करेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर हो गया, बचा क्या, लाइपेज। तो बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो हो गया, अब फैट। तो फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर आ जाओ, डाइजेशन इन अमीबा पूछता है। तो एक तो आपको डायग्राम आप बनना चाहिए कि अमीबा की सेल है, इसमें होता है स्यूडोपोडिया। ये क्या है, ये फॉल्स लेग होते हैं जो कि कैविटी बनाने का काम करते हैं। ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है ये कहलाती है स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। इसमें आप देखोगे कि ये स्यूडोपोडिया इस तरीके से कैविटी बनाता है और बाहर से ये जो फूड है उसको इनटेक करता है। यहाँ पे देखो फूड को उसने अमीबा ने अपनी सेल के अंदर इनटेक कर लिया। इनटेक करने के बाद डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बचेगा वो वापस से कैविटी बना करके अमीबा क्या करेगा, अपनी सेल से बाहर कर देगा। तो पहले उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट बच रहा है वो अपनी सेल से बाहर कर रहा है, और इस तरीके से एक पूरा डाइजेशन उसका कंप्लीट हो रहा है। कितने स्टेप होते हैं, 5। सबसे पहला है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब होगा इनटेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन फूड को ब्रेक डाउन किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, मीन्स के ब्रेक डाउन किया, ये हो गया डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन ये क्या हो गया कि जैसे ही आपने खाने को ब्रेक डाउन किया उसमें क्या मिक्स हो जाएंगे, एंजाइम, और वो मूव करेंगे, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में ये हुआ कि आपने अपने फूड में, यानी अमीबा ने अपने फूड में एंजाइम मिक्स कर दिया, वो किस में बदल गया, न्यूट्रिएंट में। उसी न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना, आपने खाना क्यों खाया था, ताकि आपको एनर्जी मिले, आप उसका यूटिलाइज कर सको। तो अमीबा भी यही काम करता है, वो उस फूड को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने के बाद जो भी बच रहा है वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अब वो अमीबा के किसी काम का नहीं है, तो वो उसे अपने सेल से बाहर करेगा और इसी को बोलते हैं इजेशन। ओके, तो देखो 5 स्टेप में खाना खाया और खाने को उसने ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद यूज किया, यूज करने के बाद उसे अपने सेल से बाहर कर दिया, यही होता है डाइजेशन इन अमीबा। फिर आ जाओ ह्यूमन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम के साथ आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो नेसल कैविटी है सबसे स्टार्टिंग, जहां से आप एयर को इनहेल करते हो, ये हो गई। फिर उसके बाद फेरिंग्स मिलेगा, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आएगा, और ट्रैकिया के बाद जो है वो आपको ये केज दिखाई देगा, ये हो गया लंग्स, और यहीं पर होता है डायाफ्राम। ट्रैकिया 2 पाइप में डिवाइड हो जाएगा, ये कहलाएगा ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस आगे सब पाइप्स में डिवाइड होंगे, ये हो जाएगा ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होगा ब्रोंकियोलस में, और यहीं पर होते हैं बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं एल्विलाई। तो ये आपको इसमें 3 चीजें मिसिंग है, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको भी आपको याद रखना है। ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई किस में डिवाइड होगा, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस के लास्ट में होगा एल्विलाई। ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको जो मेनली फोकस करना है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला है एरोबिक और दूसरा आप पढ़ोगे एनारोबिक। क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखो दोनों के आपको मेनली याद रखने हैं। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। ये 3 डिफरेंस सफिशिएंट है, क्योंकि मैक्सिमम 2 या 3 मार्क का ही क्वेश्चन आपसे पूछता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फिर उसके बाद और क्या याद रखोगे, दोनों ही रेस्पिरेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है, पायरुवेट। क्या बनाएगा, पायरुवेट। और दूसरे स्टेप में पायरुवेट ब्रेक डाउन होकर बनाएगा एटीपी, साथ में बनाएगा CO2 और बनाएगा वाटर। ये जो स्टेप है ये कहलाएगा एरोबिक का। किसका होगा, आप पढ़ रहे हो एरोबिक। एनारोबिक में भी सेम स्टेप होते हैं, मतलब 2 स्टेप होते हैं। 2 में जो पहला स्टेप है वो कॉमन है, मींस इसमें भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा। और सेकेंड स्टेप में चेंज आएगा। अगर आप बात करोगे सेल की, जो सेल है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और साथ में एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे, 2। अगर आप ईस्ट की बात करोगे, ईस्ट में सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, इथेनॉल, और इसमें भी एटीपी बनेंगे, कितने, 2, और साथ में CO2 रिलीज होगी। ओके, तो ये 2 स्टेप होते हैं। इसको ये जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब होता है, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए इसको बोला है ग्लाइकोलिसिस। देन लैक्टिक एसिड याद रखोगे कि जब भी ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल्स में क्रैम्प लाता है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो उस कंडीशन में आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, और उस पेन होने का रीजन है लैक्टिक एसिड। इथेनॉल ये ईस्ट से रिलीज होता है और इससे हार्ड जो है वो स्मेल आती है। जो भी आपका
जैसे कि इडली वगैरह या डोसा बनाना होता है तो रात भर चावल को भिगो के रखना होता है। अगली सुबह आप देखोगे तो उससे बहुत हार्ड सी स्मेल आएगी। वो स्मेल किसकी होती है? इथेनॉल की, क्योंकि वो रात भर में ईस्ट ने उसको क्या कर दिया है, पूरा उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया है, इसलिए ऐसा यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म होगी वो ATP2 और इथेनॉल बनेगा। तो ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी आप देखो ये 2 स्टेप है। पहला स्टेप बता रहा है ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, देन पायरुवेट ब्रेक डाउन होकर CO2 और वाटर बनाता है। एनारोबिक में भी 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस और दूसरे स्टेप में पायरुविक एसिड इथेनॉल ईस्ट में और लैक्टिक एसिड सॉरी लैक्टिक एसिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल के अंदर। ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। न्यूट्रिशन में एरोबिक एनारोबिक ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स हुआ। फिर उसके बाद आपने डाइजेशन पढ़ा, अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी ये हुआ। रेस्पिरेशन में आपने एरोबिक और एनारोबिक पढ़ा, मेनली यही पूछता है इसलिए इसमें सिर्फ मैंने आपको ये पढ़ाया। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में भी आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन बीइंग में भी। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में जो याद रखना है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में याद रखोगे ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम में याद रखोगे ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जब एक्सेस वाटर यानी प्लांट में जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो वाटर अब प्लांट के किसी काम का नहीं है तो क्या होगा? वेस्ट होगा। उसी वेस्ट को रिलीज करने का काम होता है जाइलम का और ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। 2 चीजें याद रखोगे, जाइलम ने क्या किया? वाटर को ट्रांसपोर्ट किया। दूसरा फ्लोएम, इसने क्या किया? फूड को ट्रांसपोर्ट किया। जाइलम ट्रांसपिरेशन करता है और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है। ये 2 चीजें ही बस आपको याद रखनी है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है ब्लड। ब्लड में आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें होता है प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनके फंक्शंस पे ही ध्यान देना है। प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है, ये न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। RBC में हीमोग्लोबिन है, ये रेड ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। फिर आता है WBC, ये क्या करेगा? बॉडी को डिफेंस करेगा कि अगर आप कभी बीमार हो गए, आपको कोल्ड हो गया, बुखार हो गई, इन नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और उसका काम कौन करता है? WBC। फिर आता है प्लेटलेट्स, ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि कभी आपको कोई इंजरी हो गई, उससे ब्लड बाहर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्लॉट हो रहा है, मीन्स उसका थक्का जम रहा है। तो ये क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? ये करती है प्लेटलेट्स। तो मेनली आपको याद रखना है ब्लड में 4 चीजें होती हैं, 4 टिश्यू होती है। पहला प्लाज्मा, दूसरा RBC, थर्ड WBC एंड फोर्थ व्हाट? प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का काम न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, जितना भी बॉडी में सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये करता है प्लाज्मा। फिर उसके बाद है RBC, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर भी प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। WBC इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, डिफेंस करेगी बॉडी को, और प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करेगा। फिर वेसल्स, तो इसमें टोटल आपकी बॉडी में 3 वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो आपका आंसर होगा 3 टाइप्स। आर्टरीज क्या होंगी? ये हार्ट से बॉडी में ब्लड को पंप करती हैं। फिर वेन्स क्या करेंगी? बॉडी से हार्ट में ब्लड को पंप करेंगी। ओके, एंड कैपिलरीज, इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है जहां पर आर्टरीज और वेन्स आपस में आकर के मिलेंगी, उसी जंक्शन को आप क्या बोलोगे? कैपिलरी। तो ये 3 टाइप की वेसल्स हो गई। आर्टरीज में याद रखोगे ये ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड, एंड वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। ओके, ऑक्सीजनेटेड मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो और CO2 कम हो, एंड डीऑक्सीजनेटेड अपोजिट होगा, CO2 ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगा। तो इस टाइप के ब्लड है और ये काम करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स। फिर आ जाओ हार्ट। हार्ट में आपको मेनली मैकेनिज्म समझनी है कि ये कैसे फंक्शन करता है। आप देखो
कि आपको ये पता है कि आपका जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, कैसे करेगा? तो जब बॉडी से ब्लड हार्ट के पास जाएगा तभी तो वो एक्शन कर पाएगा। तो पहले बॉडी से ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उस ब्लड को कन्वर्ट करेगा। कैसे? आपकी बॉडी से जितना भी ब्लड गया है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। अब क्या है? तो हार्ट इस ब्लड को भेजेगा किसके पास? लंग्स के पास। क्यों भेज रहा है? क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि लंग्स के पास ही क्या होता है? ऑक्सीजन। हमने पढ़ा ना, आप इनहेल करते हो तो इनहेल के टाइम पर ऑक्सीजन है, वो कहाँ आएगी? लंग्स के पास। तो हार्ट जब ब्लड को लंग्स के पास भेजेगा तो वो CO2 ले लेगा और बदले में क्या देगा? ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में होगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होगा ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? हार्ट में, और हार्ट वापस किसको दे देगा? बॉडी में। तो कुल मिलाकर के बॉडी में आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ताकि आपके ऑर्गन्स को एनर्जी मिले और वो अच्छे से काम कर पाए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब ब्लड में क्या आएगा? ऑक्सीजन, और ये प्रोवाइड करेगा लंग। तो इस तरीके से जब ये हार्ट काम करता है कि बॉडी से हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, तो ये कहलाता है पंपिंग ऑफ हार्ट, और ये ऐसे काम करता है। देखो, तो ये बॉडी है, बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से कहाँ पर गया? लंग्स में, लंग्स से वापस किस में आएगा? हार्ट में, और हार्ट से फिर कहाँ आ जाएगा? बॉडी में। ये तो बहुत आसान हो गया। अगर इतना ही पढ़ना होता तो कितनी अच्छी बात होती, बताओ। हाँ, कोई ना लेबलिंग ना कुछ, पर ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा तो लेबलिंग पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, बॉडी है, बॉडी से कौन है जो ब्लड को लेके जाएगा हार्ट के पास? तो ये लेके जाती है वेना कावा, और इसी को बोलते हैं वेन्स। नॉर्मल आप वेन्स भी बोलोगे चलेगा, वेना कावा भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके। फिर राइट ऑरिकल से किस में आया? राइट वेंट्रिकल में। कैसे आया? यहाँ पर होते हैं वॉल्व। कितने वॉल्व होंगे? 3, दिख रहे हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पर गया? लंग्स के पास। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। कौन है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई लंग्स के पास। अभी ब्लड कैसा है? देखो, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर ये CO2 को देगा और बदले में क्या ले लिया इसने? ऑक्सीजन। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन आया तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन्स। ये कहाँ लेकर आएंगी? लंग्स से वापस हार्ट में, और हार्ट से फिर ये ब्लड कहाँ आएगा? बॉडी में। कौन लेकर आएगा? ऑर्टा या आर्टरीज बोलते हैं, और ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो देखो, ब्लड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बॉडी से जब हार्ट के पास जाएगा और हार्ट से लंग्स के पास, तो यहाँ पर जो भी ब्लड है वो कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में आएगा तो ब्लड कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन कौन लेके जा रहा है? तो वेन्स हार्ट तक लेके जाएंगी, हार्ट से लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन्स, फिर हार्ट से वापस कौन लेकर आया? आर्टरीज। ओके। तो ये कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। इसको आपको यही डायग्राम बनाना है और इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये बुक में आपके डायग्राम बना है, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा ही डायग्राम बना आएगा, इसको आपको लेबल करना पड़ेगा। ओके ना। फिर आता है एक्सक्रीशन। तो हमने ब्लड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट था उसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब बारी है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड जो भी फूड बचा है उसे बॉडी से बाहर रिलीज करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। जो भी बॉडी का आपके वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें जो पार्ट लेते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretion, the process of removing of harmful waste. The excretion system is human include a pair of kidney. क्या क्या होगा? a pair of kidney होती है, a pair of ureter है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा है। इनको मिलाकर के क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कैसे? ये देखो दिखाई दे रहा है। इसमें देखोगे आप तो ये किडनी है। किडनी में 2 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ये जो बना है, और इसी के अंदर होता है मेड्यूला। क्या होगा? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ओके। देन दोनों किडनी से आप देखो ट्यूब अराइज हो रही है। नहीं दिख रही है तो इसको चेंज करते हैं। अभी दिख रही है? बढ़िया। ये हो गया यूरेटर, दोनों ही किडनी से आप देखो ट्यूब अराइज है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर में आकर वेस्ट स्टोर होता है जो यूरिन के फॉर्म में है। और यूरेथ्रा, ये ओपनिंग होती है जिससे कि जो वेस्ट है, जो यूरिन है, वो बाहर कर दिया जाएगा। ओके। ऑर्टा लिखा है, ये ब्लड को लेके आएगी किडनी के पास फिल्टर के लिए, और जो वेन्स है वो ब्लड को वापस, यानी फिल्टर ब्लड को वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देगी, और जो भी वेस्ट है वो इस यूरेटर में कलेक्ट हो जाएगा। ओके ना।
तो ये पूरा फंक्शन है। किडनी में आप देखोगे तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ये यूरिन को फॉर्म करता है। 95% वाटर होता है यूरिन में, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद है ये 2 लेयर में होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये बता दिया। फिर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है वो एक्चुअल में कौन है, नेफ्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर यूरेटर है, ये यूरिन को कैरी करेगा ब्लडर तक, ब्लडर कलेक्ट करता है और किसको देता है, यूरेथ्रा को। एक यहाँ पर लिखा है फंक्शन हीमोडायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, तो देखो कि आपके बॉडी में पेयर ऑफ किडनी है, मतलब कि 2 किडनी है, 2 में से अगर एक किडनी खराब हो गई तब क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, 2 में से अगर एक किडनी खराब है और एक बची हुई है तो भी वो प्रॉपर वैसा ही फंक्शन करेगी जैसे दोनों किडनी मिलके कर रही थी, मतलब इतना कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, आपकी बॉडी का ब्लड फिल्टर होगा। बट तब क्या होगा, जब दोनों किडनी फेल हो गई तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा था, किडनी ही कर रही थी। अब किडनी नहीं रहेगी तो कौन काम करेगा। तो इस सिचुएशन में जो आर्टिफिशियल ब्लड को फिल्टर करता है उसको बोलते हैं डायलिसिस। ओके, ये आपकी बॉडी में जो भी अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको फिल्टर करेगा और फिर वापस से आपकी बॉडी में प्योर ब्लड को इंजेक्ट कराता है, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस कहलाती है ये होती है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये उन पेशेंट के लिए होती है जिनमें दोनों ही किडनी क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। आप देखो इसमें होता है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर पूरा जो बंच ऑफ कैपिलरीज आपको दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस। फिर आता है वोमेन्स कैप्सूल, ये जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वोमेन्स कैप्सूल। इसमें आप देखो कि ये होते हैं पोर्स, जस्ट लाइक कि ब्लड आया ग्लोमेरुलस के थ्रू और ये वोमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होकर के किस में आएगा, इन ट्यूब्स में। ये जो आपको 3 ट्यूब्स दिख रही है ना, पीसीटी, एलओएच और डीसीटी, इनमें आता है ब्लड। तो ये जैसे कि आप चाय को फिल्टर करते हो छन्नी से, वैसे ही है कि छन्नी में आपने चाय डाला तो जो चाय के बड़े पार्टिकल्स मीन जो पत्ती है वो कहाँ रह जाएगी, छन्नी पे, और जो लिक्विड पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे कप में। तो वैसे ही है कि ब्लड को जब आप डालोगे ग्लोमेरुलस के थ्रू तो ये जो वोमेन्स कैप्सूल है ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को ऊपर ही रख देगी और जो भी लिक्विड पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा, पीसीटी, एलओएच और डीसीटी में। ओके, पीसीटी पहली फोल्डेड ट्यूब है, एलओएच दूसरी है और जो डीसीटी है वो आपकी तीसरी ट्यूब है। तो ये तीनों ट्यूब्स हो गई और ये जिसमें ओपन होगी वो कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। एंड देन नेफ्रॉन के चारों तरफ जो भी आपकी वेसल्स होती हैं वो कौन सी होगी, आपके कैपिलरीज। तो इस तरीके से पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको जो याद रखना है वो है फुल फॉर्म पीसीटी, डीसीटी और एलओएच के। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और एलओएच का होता है लूप ऑफ हेनले। कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज आप पीसीटी, एलओएच और डीसीटी भी याद रखोगे तो चलेगा। बस आपसे डायग्राम आना चाहिए कि नेफ्रॉन कैसे बनता है और उसमें क्या क्या लेबलिंग है और वो कैसे काम करता है। तो का फंक्शन तो ठीक है, ये 4 स्टेप में डिवाइड होते हैं। पहला फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रीशन आता है और देन यूरिन फॉर्मेशन आता है। कैसे, देखो सबसे पहले ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के बीच में जो प्रोसेस हुई कि आपने यहाँ पर ब्लड डाला और ब्लड इस पोर्स के थ्रू फिल्टर हुआ और इन ट्यूब्स में आ गया, ये कहलाता है फिल्ट्रेशन या इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद देखोगे तो पीसीटी के पास ब्लड आएगा, एलओएच के पास आएगा और डीसीटी के पास आएगा। इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीटी के पास अगर गलती से कोई ऐसी चीज रह गई है जो अभी भी बॉडी के लिए यूजफुल है तो वो वापस इन कैपिलरीज, जो आसपास आपको कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा है, वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पर भी तो गलती हो सकती है कैपिलरी से, तो अगर कोई वेस्ट गलती से कैपिलरी के पास आ गया है और ये वापस किसको दे सकती है,
पीसीटी को, एलओएच किसको, ये एलओएच के पास भी कैपिलरी है तो ये एलओएच के पास ट्रांसफर करेगी, और लास्ट में कहाँ है, डीसीटी के पास। और ये जब 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं तब जाकर के फाइनल फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब जो वेस्ट है वो किस में कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी किस में ओपन हो जाएगी, इस यूरेटर में। तो यहाँ पर होगी कलेक्टिंग डक्ट और ये ओपन हो जाएगी यूरेटर में। फिर उसके बाद तो आपको पता है कि यूरेटर जितना भी वेस्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद वो बाहर कर देगा। ओके, बढ़िया। देन इसके बाद प्लांट में एक्सक्रीशन देख लो, तो प्लांट में आपको याद रखना है एक तो ऑक्सीजन उसका वेस्ट होता है, वाटर जो एक्स्ट्रा बचा है वो होगा, गम है, रेजिन है, ये इसके वेस्ट है, और लीफ फॉल हो गई, जो सूखी लीव्स होती हैं वो भी होता है, और कभी कभी रूट भी एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है किसके, प्लांट्स के। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का हमने फटाफट रिवीजन किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए, उसके कौन से डायग्राम पे फोकस करना है ज़्यादा, कौन सा टॉपिक है जिसको आपको डिटेल से पढ़ना है, जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ना है, तो इसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे। बढ़िया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको भी देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको मेनली जो पढ़ना है वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में आप देखोगे तो इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं। केमिकल मैसेंजर होते हैं, लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, इनका एक्शन स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, हॉर्मोन्स के। केमिकल मैसेंजर हैं, लिविंग सेल्स सिक्रीट करेंगी, सिक्रीशन इनका स्लो होता है लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, ना ग्लैंड्स आ जाओ तो आपको जो पढ़नी है वो है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल, टेस्टिस मैन में एंड ओवरी वुमेन में। इनमें भी कुछ ही ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनके हार्मोन्स आपसे पूछता है, तो उसी को आपको देखना है। जैसे पहला है पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वो है जीएच। जीएच मतलब है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम सिक्रीट होता है तो वो कंडीशन आती है डॉर्फिज्म की, मतलब इंसान कैसा रहता है, बहुत छोटा रहता है, बौना जिसको आप बोलोगे। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, जाइंटिज्म की, मतलब उसका शरीर एकदम विडाल हो जाएगा, जैसे कि खली। आपने देखा है ना उसका शरीर कितना भारी भरकम है, हाइट कितनी ज्यादा है, और जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी है वो एकदम जाइंट जैसा दिखाई देती है, मीन्स राक्षस जैसी। ओके, बोलना नहीं चाहिए पर ऐसा ही कुछ उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि जाइंटिज्म की कंडीशन कैसी होती है। जैसे हल्क है तो ये जो पर्सनालिटी है वो क्या कहलाएगी, जाइंटिज्म की, और ये किसकी वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की। फिर आ जाओ थायराइड ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी है, मतलब आपने अभी डाइजेशन पढ़ा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। एनर्जी बनना, उसका सिक्रीशन होना, वो कैसे काम करती है, कैसे डाइजेशन है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये पूरा रेगुलेट करने का काम किसका होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। ओके, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है तो जो बॉडी है उसमें जो डिजीज कॉज होती है वो कौन सी होगी, ग्वाइटर। ओके, तो डिजीज याद रखना, हार्मोन याद रखना। फिर आ जाओ पैराथायराइड, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन, इसी को बोलते हैं पीटीएच। ये कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बैलेंस करता है, और आपको पता है कि कैल्शियम बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोन में कैल्शियम कम या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बोन जो है वो धीरे धीरे क्या होंगी, वीक होने लगेंगी, और इनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, पीटीएच का। फिर आ जाओ पेनक्रियास, ये इंसुलिन और ग्लूकागन, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, और ये दोनों ही ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, और इसकी वजह से डिजीज क्या होती है, डायबिटीज। तो डायबिटीज किससे होगी, इंसुलिन से, और ये सिक्रीट कौन करेगा, पेनक्रियास। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड, इसमें 2 पार्ट हमने पढ़े, कॉर्टेक्स और मेड्यूला किडनी में होते हैं। कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और मेड्यूला एड्रेनालिन हार्मोन या 3F हार्मोन रिलीज करता है। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मीन्स कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, उन सभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होगा वो कौन सा होता है, एड्रेनालिन हार्मोन या 3F हार्मोन, और ये किससे रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है,
चलो फिर आता है गोनाड्स। गोनाड मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन में आपको पता है कि क्या है, टेस्टिस। इसमें जो हार्मोन रिलीज करेगा वो है टेस्टोस्टेरोन, और ये जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज होता है और स्पर्म फॉर्म करता है मेल में। फीमेल में आप देखोगे तो इसमें होती है ओवरीज, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन रिलीज करती हैं। इन दोनों ही हार्मोन्स की वजह से जो फीमेल है उनमें प्रेगनेंसी जो है वो बैलेंस रहती है, फर्टिलिटी रहती है। अगर ये हार्मोन कम होते हैं तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये हो गए फीमेल में ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन और मेल में टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आपको न्यूरॉन पढ़ना है। न्यूरॉन में आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको हमने अपने डायग्राम वाले वीडियो में भी कवर किया है। तो अगर आपको ये सीखना है कि न्यूरॉन या नेफ्रॉन जितने भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो कैसे बनाना है और उसमें कि क्या क्या लेबल करना है, कैसे लेबल करना है, ये सब हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है। तो उसको वहां पर आप जाकर देखो सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो ईजी है कि थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, फुल रिविजन करना है तो आप यहाँ पे पढ़ लो। सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है तो आप उस वीडियो से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये देखो आप न्यूरॉन, तो इसमें स्ट्रक्चर बना है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। फिर उसके बाद है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये आपका न्यूरॉन है उसमें न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद आप देखोगे तो ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, ये है एक्सॉन, और एक्सॉन का लास्ट पार्ट कहलाता है नर्व एंडिंग। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये आपका जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी सेंसेशन होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? ये एक न्यूरॉन हो गया, इसकी एंडिंग हो गई। दूसरा न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग होती है, बट इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, इसी गैप को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स। सो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड अ साइनेप्स, ये भी आप याद रखना। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएगा, फिर एक है जो सिग्नल वापस लेकर आएगा, उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, और बीच में सिग्नल को फिल्टर करने का काम किसका होता है? रिले न्यूरॉन का। तो सिंपल है कि आपने किसी को टेक्स्ट किया तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हो गया, उधर से रिप्लाई आया वो हो गया मोटर न्यूरॉन, और बीच में टाइपिंग या फिर जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है वो कौन करेगा? रिले न्यूरॉन। तो ऐसे याद रखोगे, कितना इजी हो गया बताओ, है ना। फोन और टाइपिंग इन सब से रिलेट कर दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा कि रिलेटेबल है ना, क्योंकि ये तो डेली यूज होता है। तो ऐसे आप इसको याद रखना। ओके फिर आता है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट होते हैं? 3, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस कहलाता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आप देखो सीएनएस सेंटर में, बॉडी के एकदम सेंटर पे जो रहेगा वो सीएनएस हो जाएगा, जस्ट लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किस में आएंगे? सीएनएस में। तो आप देखो कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये किस में आ गया? सीएनएस में। फिर उसके बाद है ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो कहलाएंगे पेरिफेरल, मींस पीएनएस। तो ये आ गई क्रेनियल नर्व्स, मींस की ब्रेन की नर्व्स हो गई, और ये हो गई स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियम क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? क्रेनियम का, इसलिए ये नर्व्स क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। फिर आता है एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में जो भी चीजें अपने आप हो रही हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है वो सब किस में आएंगे? ऑटोमेटिक में। जैसे हार्ट बीट, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं नहीं अभी तो ठीक है, 2 मिनट बाद तुम बीट करना, है ना, अभी थोड़ा पॉज ले लो, 2 मिनट बाद करना, अभी मैं 2 मिनट बाद बीट करना, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो जो भी ऑटोमेटिक होंगे वो सब किस में आएंगे? आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स हो गया, मीन्स कि आपकी प्यूपिल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे ही आप उंजेले में जाओगे एकदम रोशनी रहेगी, लाइट ही लाइट रहेगी, तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम। लेकिन एकदम से आप अंधेरे कमरे में चले गए, एकदम लाइट चली गई, अंधेला हो गया, तब क्या होगा? तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिक कैसा होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो रहे हैं वो कहलाएगा एएनएस। ओके देन इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन में आपको ये डायग्राम भी है और उसके साथ आपको लेबलिंग भी आएगी, तो याद रखना है कैसे करना है। तो सबसे आउटर पार्ट है ये देखो, इसको बोलते हैं क्रेनियम,
और यही है स्कल। इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये है सेरिब्रम, और ये जिसका पार्ट होता है वो कहलाता है फोर ब्रेन। फिर इसके बाद है मिड ब्रेन, इसमें कोई सब पार्ट नहीं याद रखने हैं। एंड देन आता है आपका हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, इसमें 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ये है पॉन्स, पॉन्स के नीचे होता है मेड्यूला, और ये छोटा सा ब्रेन आपको जो दिख रहा है ये कहलाता है सेरिबेलम। और ये सब किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड से। साथ में 2 ग्लैंड्स भी लेवल के लिए आती है, तो फोर ब्रेन में ही होती है सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, और उसके बाद होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इतनी लेबलिंग आपको ब्रेन के डायग्राम में याद रखनी है। उसके ये 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। इनके फंक्शंस हो गए। तो फोर ब्रेन में याद रखना है ये जितना भी आपकी बॉडी का वॉलेंट्री फंक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री मतलब कि जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि थिंकिंग हो गया, मेमोरी को स्टोर करना हो गया, लिखना हो गया, वॉक करना हो गया, डांस करना हो गया, बात करना हो गया। तो जितने भी एक्शन आपके कंट्रोल में है वो सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? फोर ब्रेन। तो ये हो गया। मिड ब्रेन ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपका जो भी ऑप्टिकल हो गया, ठीक है, हियरिंग का जो हो गया, सुनने का, देखने का, ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स हो गया, मेड्यूला हो गया और सेरिबेलम। तो इनमें से जो आपको याद रखना है वो है सेरिबेलम, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में, कि आप सीधे खड़े हो, आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो। ये सब किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से। देखो, एक तो सेरिब्रम है, एक सेरिबेलम है। सेरिब्रम आपकी बॉडी में जो भी थिंकिंग, मेमोरी, इन सबको स्टोर करने का काम करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। साथ में आपको और याद रखना है ग्लैंड कौन सी थी? हाइपोथैलेमस। ये क्या करती है? बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा, तो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करती है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा से कनेक्ट होती है, और जो भी जो आपके सिग्नल्स होते हैं, कैसे जो भी ब्रेन से आ रहे हैं उन सबको ट्रांसफर करने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जिसमें पैक होती है वो कहलाती है वर्टिब्रल कॉलम। क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, और इसी को बोलते हो बैकबोन। तो जो आपका ब्रेन है वो किसमें पैक होता है? क्रेनियम में। किसमें? क्रेनियम, और इसी को आप बोलते हो स्कल। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसमें पैक्ड होती है? ये होती है बैकबोन, या इसी को बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम। थोड़ा अजीब है पर ठीक है, काम तो चल सकता है ना। देख, आप समझ गए कि क्या है। फिर उसके बाद बॉडी में 3 टाइप के एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री बता दिया जो आपके कंट्रोल में होंगे, इनवॉलेंट्री जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, रिफ्लेक्स एक्शन ये सडन होंगे। मीन्स आप इसमें 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा और ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। आर्क बनता है कैसे? तो ये देखो यहाँ पर कि जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होगा कि आपने यहाँ पर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप सडनली अपना हाथ जो है वो रिमूव करोगे। फॉर एग्जांपल कि एक हॉट पेन है, इसको मैंने टच किया, टच करने के साथ ही मैंने अपना हाथ क्या किया? फटाक से इधर रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गर्म सा फील हुआ, मेरे हाथ में पेन हुआ, तो ये मैंने सडन रिस्पॉन्स किया, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ही पेन अगर मैंने आपकी तरफ पिक किया तो क्या होगा? आप उसके लिए रिस्पॉन्स करोगे, आप या तो अपने आप को बचाओगे या आईज ब्लिंक करोगे। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू दिखाया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ से ये सिग्नल गए, कौन लेकर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर सिग्नल्स क्या होंगे? फिल्टर। ये करेगा रिले न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। और सिग्नल को वापस कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन। और सिग्नल आपके वापस हाथ के पास आएंगे तो आप इसके लिए क्या करोगे? रिस्पॉन्स। तो ये इतनी प्रोसेस होती है बट बहुत ही क्विक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हो गया वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जैसे राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया। इनवॉलेंट्री जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सब किस में आएंगे? इनवॉलेंट्री में। फिर आता है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में मेनली आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और एक एक फंक्शन। जैसे पहला है ऑक्सिन, ये किसकी ग्रोथ करता है?
ये करता है स्टेम की ग्रोथ और साथ में प्लांट का जो टिप होता है उसकी ग्रोथ करेगा। जैसे कि प्लांट में आप देखोगे तो ये टिप हो गया, फिर ये ग्रो करेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से कंटिन्यूसली प्लांट की ग्रोथ होती है। तो टिप पोर्शन में जो हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा होता है? ऑक्सिन। जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ को या स्टेम के इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है और साथ में शीट के जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है। ओके फिर आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है। अब्सेसिक एसिड ये सीड की डोमेसिल आता है और लीफ फॉल करता है। क्या करेगा? लीफ फॉल। और जो एथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस हो गए किसके? प्लांट हार्मोन के। फिर आता है मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो दो होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा पढ़ोगे नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में ये आपको टाइप्स याद रखने हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कैमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट। ट्रॉपिक मूवमेंट है कि ऐसा मूवमेंट जो पर्टिकुलर किसी एक स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करे, मीन्स उसकी डायरेक्शन फिट होगी। कि जैसे कि ये सन हो गया, सन से लाइट आ रही है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो प्लांट की ग्रोथ भी इसी डायरेक्शन में होगी। अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो प्लांट की ग्रोथ इस डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से किसी एक स्टिमुलस की तरफ ग्रो करना वो कहलाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म ये लाइट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्स करेगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करेगा, कैमोट्रॉपिज्म केमिकल के लिए रिस्पॉन्स करेगा एंड थिग्मोट्रॉपिज्म टच के लिए रिस्पॉन्स करेगा। इसमें जो एग्जाम्पल पूछता है वो है केमिकल के लिए क्या एग्जाम्पल दोगे? तो इसमें आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो ये मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मूवमेंट ऑफ pollen grains towards the stigma। क्या होगा? टूवर्ड्स द स्टिग्मा। ये केमिकल कैमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। टच के लिए इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? मनी प्लांट। सॉरी, यहाँ पर टच की जगह सपोर्ट होगा ना, सपोर्ट। ये होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट में आप देखोगे कि जहां पर भी आप उसको सपोर्ट दोगे, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मनी प्लांट का क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो गए। फिर आता है नेस्टिक मूवमेंट। इसमें आपको जो याद रखना है वो है ये थिग्मोनेस्टिक। थिग्मो मतलब होता है टच। जो टच के लिए रिस्पॉन्स करे वो कहलाएगा थिग्मोनेस्टिक। जैसे टच मी नॉट या इसी को बोलते हैं माइमोसा प्यूडिका। आप देखोगे कि जो छुई मुई का प्लांट है जिसको आप टच मी नॉट या माइमोसा प्यूडिका बोल रहे हो, उसको आप अगर टच करोगे तो उसकी पूरी लीफ एक साथ क्या होती हैं? क्लोज हो जाती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और इसमें आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखना है और वो है माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट। फिर इसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। ये क्या होता है कि जस्ट लाइक कि मैंने बोला कि प्लांट में यहाँ पर आपने पढ़ा जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ये देखो, ये प्लांट पर्टिकुलर किसके लिए रिस्पॉन्स करेगा? ग्रेविटी के लिए। कैसे? पॉजिटिव में और नेगेटिव में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि ये रूट हो गई और ये प्लांट का शूट पार्ट हो गया जिसमें कि लीव्स, फ्रूट और ये सारे पार्ट लगे हुए हैं। जब आप प्लांट में वाटर दोगे, मतलब आपने यहाँ से वाटर को ड्रॉप किया तो ये सबसे पहले किसके पास आएगा? रूट के पास। देन उसके बाद प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। तो वाटर की डायरेक्शन में कौन सबसे पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये है रूट। इसलिए ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और उसके बाद ये अपोजिट जा रहा है किसमें? शूट में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और अच्छे समझने के लिए ग्रेविटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको पता है डाउनवर्ड लग रही है और इसी ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रोथ कौन कर रहा है? ये रूट। इसलिए रूट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ किसकी हो रही है? शूट की। तो शूट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव होती है और नेगेटिव। कैसे बता दोगे? तो किसी का भी एक एग्जाम्पल लिख लो आप। जियोट्रॉपिज्म का लिख लो। जियोट्रॉपिज्म में आपने बताया कि रूट कैसी होती है? मैम ये होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। और जो शूट होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। ओके, बढ़िया।
तो ये हो गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी। तो हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई ऑफस्प्रिंग जब अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में सबसे पहले तो आपको फ्लावर में पढ़ना है और ह्यूमन बीइंग दोनों में पढ़ने हैं। फ्लावर के लिए सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कैसे है। तो इसमें सेपल होते हैं, पेटल होता है, स्टेमन होता है और पिस्टिल होती है। ठीक है, कैसे, तो ये देखो सेपल है, पेटल है, स्टेमन और पिस्टिल है। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन सबको मिलाओगे तो प्लांट का डायग्राम कंप्लीट होगा, सॉरी फ्लावर का डायग्राम कंप्लीट होगा। ये देखो, ये है एंथर, ये पार्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, है ना। ये प्लांट का है, सॉरी ये एंथर हो गया और ये जिससे अटैच है वो फिलामेंट हो गया। और बीच में आपको ये पूरा पोर्शन दिख रहा है जिसमें टॉप पर है स्टिग्मा, उसके बाद आप आओगे तो आपको दिखेगा स्टाइल और फिर है ओवरी। तो इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पिस्टिल। पिस्टिल प्लांट का फीमेल पार्ट है और जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल पार्ट है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब 2 है, मीन्स कि इसमें स्टेमन भी होगा और साथ में आपका ये कार्पेल भी होगा। कार्पेल मतलब पिस्टिल। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट अगर किसी फ्लावर में एक साथ हैं तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस या चाइना रोज। और यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक सिंगल, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा, उसको बोलेंगे आपका यूनिसेक्सुअल। लाइक कॉर्न हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये। फिर आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की डायरेक्शन में, तो वो होगा पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल शीट बनाएगा और ओवरी फ्रूट बनाएगा। तो ये याद रखना है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, शीट में, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। ओके ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे तो कैसे होगा, जो मैच्योरिटी है जिसको आप प्यूबर्टी बोलते हो, वहां पर चेंजेस आते हैं और साथ में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अपना फंक्शन करना शुरू करते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें टेस्टिस होती हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये जो स्पर्म है वो मेल गैमेट कहलाते हैं। ओके तो यहाँ पर आप डायग्राम देखो, ये हो गया आपका, ये टेस्टिस हो गए, टेस्टिस जिस पाउच में पैक्ड होता है वो कहलाता है स्क्रोटम। यहाँ से जो भी स्पर्म है वो कलेक्ट होंगी और ये कलेक्ट करेगा वासा डिफरेंशिया। फिर उसके बाद ग्लैंड होती है 2, सेमाइनल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में ये जो भी सीमेन रिलीज करेंगी वो जिस डक्ट में आकर कलेक्ट होता है वो पेनिस होगा, और पेनिस जिस रास्ते से सीमेन को रिलीज करेगा वो कहलाएगा यूरेथ्रा। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछता है, इसका डायग्राम ऐसे ही बना बनाया आपको एग्जाम में देगा और इसको लेबलिंग करने के लिए बोलेगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आप देखो ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं ये है फेलोपियन ट्यूब, ये हो गई ओवरी, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा बीच का पोर्शन है ये कहलाता है यूट्रस। यूट्रस के बाद आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये होगा सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है वजाइना। तो ये ही लेबलिंग आपसे 3 या 4 याद रखनी है जो एग्जाम में पूछती है। डायग्राम आपको बना बनाया आएगा, आपको सिर्फ इसमें लेबल करना है। ओके सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका फंक्शन क्या है, तो इसमें ओवरी एग को रिलीज करेगी और साथ में ये एग जो है वो आपका ओवर स्पर्म से फर्टाइल होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, अगर नहीं हुआ तब क्या आएगा, तब होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर एक फर्टाइल नहीं होता है तो यूट्रस में जो लेयर है कौन सी, एंडोमेट्रियम लेयर, ये लेयर आपकी ब्रेक डाउन होगी और ब्लीडिंग के फॉर्म पर ही वजाइना से बाहर आएगी और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
इसके अलावा और याद रखना है प्लेसेंटा, ये क्या होता है, तो मदर, ये हो गई मदर और ये हो गया चाइल्ड, उसका फीटस या बेबी, इनके बीच में ये जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यही कहलाता है प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से होता हुआ न्यूट्रिशन बच्चे में जाएगा और बच्चा न्यूट्रिशन लेने के बाद जो वेस्ट है वो रिलीज करेगा और इसी प्लेसेंटा से वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है और उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। फिर उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपको क्या रखना है, पहला फिजन, दो टाइप का होगा, एक तो होता है बाइनरी फिजन जो कि है अमीबा में, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, ये होता है प्लेनेरिया में। बाइनरी में एक सेल डिवाइड होकर सिर्फ दो सेल बनाएगी और मल्टीपल फिजन में एक सेल आपकी मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों में एग्जाम्पल याद रखना, फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, रीजनरेशन में एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों आएंगे, बर्डिंग में एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट दोनों आएंगे। तो हाइड्रा आपका देखो किस में आ रहा है, रीजनरेशन में भी आ रहा है और साथ में बर्डिंग में भी आ रहा है, तो दोनों में याद रखना है। इन सब में आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, फिजन, बाइनरी, मल्टीपल, बाइनरी में अमीबा, मल्टीपल में प्लाज्मोडियम। इसके अलावा आपका रीजनरेशन, उसमें प्लेनेरिया और हाइड्रा, बर्डिंग हो गया हाइड्रा और ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा आ गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। जब प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे रूट हो गया, उसका काम है वाटर को कलेक्ट करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसके अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन और ये कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछता है वो है ब्रायोफिलम। ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है ब्रायोफिलम, इसमें लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल मेथड, पहला है कटिंग, ये किस में होती है, रोज में। रोज में अगर आप किसी भी एक टिश्यू को कट करोगे और फिर ला करके उसको आप पॉट में लगाओगे, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो ये वापस से एक नया रोज का प्लांट डेवलप हो जाएगा, ये कहलाती है कटिंग। उसके बाद आती है लेयरिंग। लेयरिंग में आप देखो कि कोई भी प्लांट है उसकी जो लोअर ब्रांच है उसको आप इस तरीके से सॉइल में पुट कर दोगे, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो उससे एक नया प्लांट डेवलप होगा, ये कहलाती है लेयरिंग। ये किस में होती है, जैस्मीन में। फिर आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप देखोगे तो एक साथ दो प्लांट को फिट करना या अटैच करना, ये कहलाती है ग्राफ्टिंग। यहाँ पे देखो ये एक प्लांट है, उसमें दूसरा प्लांट हमने अटैच कर दिया है और इस तरीके से एक साथ दो प्लांट को ग्रो करना, ये कहलाएगा ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल है मैंगो एंड लेमन। फिर आता है माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर, मतलब कि लैब के अंदर किसी एक स्पीसीज की मल्टीपल वेराइटीज को बनाना, ये कहलाता है आर्टिफिशियल या फिर टिश्यू कल्चर। कि जैसे रोज है, रोज में पहले पिंक कलर का रोज था बट अब आज देखो मल्टीपल आपको वेराइटीज दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि लैब के अंदर इस पे एक्सपेरिमेंट होता है और ये जब आर्टिफिशियल कन्वर्ट होता है तो इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं, तो फायदा ये है कि आप एक तो सीडलेस प्लांट बना सकते हो, कि आप प्लांट में सीड ही नहीं चाहिए तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेरेंट के जैसे एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो वो बना सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ही करना है, आप जैसा प्लांट को बनाओगे वो वैसा ही बन जाएगा, तो इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करोगे, तो ये फायदे होते हैं। आप मतलब डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हो, सीडलेस प्लांट बना सकते हो, और अगर आपको एकदम पेरेंट के जैसा हूबहू कॉपी चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। तो इस तरीके से इसके कई सारे फायदे होते हैं। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि दो अलग अलग स्पीसीज को या दो अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स को मिलाना और एक कॉमन प्लांट बना देना जिसमें दोनों की ही क्वालिटी आए, वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पर देखो पहला प्लांट है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें कोई इंसेक्ट इसको बीमार नहीं करेगा, और दूसरा है कि जो भी आप इसमें हर्बिसाइड्स डाल रहे हो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे इफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों ही क्वालिटी आपको एक ही प्लांट में चाहिए, तो इस तरीके से जो आप प्रोसेस फॉलो करोगे वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको बोलते हैं STD, फुल फॉर्म भी पूछता है। एग्जाम्पल याद रखना, एड्स डिजीज हो गई, ये किससे कॉज होती है, HIV से। सिफिलिस हो गई और गोनोरिया हो गई। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है तो ये भी याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो गया आपका एड्स का फुल फॉर्म। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो
डिफिशियंसी वायरस। ओके, फिर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पहला मेथड होता है बैरियर मेथड, इसमें कॉन्डम्स का यूज होता है। फिर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें ड्रग्स का यूज होता है। ड्रग्स मीन्स की जो भी पिल्स आती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, वो हो गई। फिर आता है इम्प्लांटेशन लूप, या इसी को बोलते हैं IUCD। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, इसमें एग्जाम्पल है कॉपर टीका। उसके बाद सर्जिकल मेथड आती है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेसेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में जब मेल में वासा डिफरेंशिया को कट करते हैं इस तरीके से और दोनों ही साइड से इसको पैक कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो ट्रांसफर ही ना हो पाए किसमें, वजाइना के अंदर, तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। ओके, और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? फीमेल में। आप देखो कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है, जब इसको कट करते हैं इस तरीके से और सील पैक कर देते हैं तो वो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। इस कंडीशन में ओवरी से अगर ओवा जाएगा भी तो स्पर्म से फर्टाइल नहीं होगा, तो इससे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और ये किस में होती है? फीमेल्स में। ओके ना, तो ये हो गया आपका ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, लॉ ऑफ मेंडल्स हो गए, और पी के कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने चूज किए, और इसके अलावा जो एक पूरी चार्ट टेबल बनती है 7 कैरेक्टर्स की, वो हो गया। ओके, सो हेरिडिटी का मतलब क्या है? जब कैरेक्टर्स, ये जनरेशन है, इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू हुई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड मतलब कि जो आपको बाय बर्थ मिलते, सॉरी, जब आपको आफ्टर बर्थ मिलते हैं, कि आपने जैसे आपका जो है, तो आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। कहीं पर अगर बहुत गर्मी है तो आपकी बॉडी उसको अपने आप से कैसे एडजस्ट करेगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड है, तो बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी। तो इस तरीके से ये सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो आप आफ्टर बर्थ गेन करते हो। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब जो आप बाय बर्थ लेकर के पैदा हुए हो, जो आप में इम्यूनिटी आई है, या जो भी आप में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप साथ में अपने लेकर के आए हो, पैदा हुए हो, तो वो कहलाते हैं इनहेरिटेड। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, किसी भी स्पीसीज में वेरिएशन या चेंजेस होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या करे, एडजस्ट कर ले। बेसिक ऑफ हेरिडिटी क्या है? ईच ट्रेट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैटरनल एंड पैटर्नल, मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तभी नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू होती है। तो इसमें मेल के भी कैरेक्टर्स आएंगे एंड फीमेल के कैरेक्टर्स भी आएंगे। मेंडल्स वर्क, तो मेंडल ने पी प्लांट पर वर्क किया है, और साथ में इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, पैसिवम सटाइवम। टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज किए हैं? तो 7 कैरेक्टर पी प्लांट की यूज किए हैं। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रेसेसिव ट्रेट क्या है। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो किस में आ जाएगा? रेसेसिव में। ओके, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मतलब होता है सिमिलर, जस्ट लाइक कि ये आपको पेयर दिख रहा है, ये पेयर दिख रहा है, दोनों ही सिमिलर है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये होमोजाइगस होगा। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस, कि अगर आपको कुछ ऐसा पेयर दिख रहा है जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो ये किस में आ जाएगा? हेट्रोजाइगस में। फिर आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि जो भी आपको जीन के पेयर दिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका कैपिटल टी, ऐसा पेयर आपको दिखाई दे, या दोनों ही स्मॉल पेयर दिखाई दे, ये कहलाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक मींस जो आपको बाहर से दिखाई दे, कि प्लांट की हाइट कैसी है, वो छोटा है या फिर बड़ा है, कौन सा प्लांट है, फ्लावर कैसे लगे हुए हैं, लीव्स कैसी हैं, इस तरीके से जो भी आप बाहर देख करके बताओगे वो सब किस में आएंगे? आपके फिनोटाइप में। फिर आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो याद रखना है वो तो आपको रेशियो, फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1। कोई भी क्वेश्चन आपको मोनोहाइब्रिड का दे दे, किसी भी टाइप का क्रॉस दे दे मोनोहाइब्रिड का, हमेशा उसमें आप देखोगे कि फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा? 3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो है वो कितना आएगा? 1:2:1। ओके,
इसको इसमें जो और याद रखना है वो है इसका क्रॉस कैसे, तो आप देखोगे तो कैपिटल टी प्योर लाइन प्लांट है और ये स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ से एक टी आएगा कैपिटल, यहाँ से एक आएगा स्मॉल, और इस तरीके से ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। इसमें आप देखोगे कि कैपिटल टी है मतलब प्लांट डोमिनेंट होगा, और इसका ये मीन्स है कि 100% इसमें प्लांट कैसे आएंगे, टॉल। फिर इससे आप जाओगे F2 में, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, प्यूनेट स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी कैसे बनाते हैं। तो याद रखना यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर कोई भी कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर्ड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसकी लिंक मिलेगी, आप वहां से समझिए कि इसको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, तो रिजल्ट कैसा आएगा, क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आप देखो कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा। इस रिजल्ट में आप देखोगे तो एक पेयर आपको कैपिटल टी का दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो पेयर दिख रहे हैं, और एक दिख रहा है स्मॉल टी। तो ये आ गया आपका जीन कैसे दिखाई दे रहे हैं, 1:2:1। प्लांट में आप देखो तो ये भी टॉल है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है तो ये भी टॉल है, और ये कैसा रहेगा, डॉर्फ। तो 1 एंड ये 2, तो टोटल 3 प्लांट आपके कैसे हैं, टॉल, और एक कैसा है, डॉर्फ, इसलिए रेशियो क्या बन गया, 3:1। यही लिखा है यहाँ पे, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। डायहाइब्रिड में आपको याद रखना है इसका रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। डायहाइब्रिड का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ लिए जाते हैं और उनके बीच में क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इस तरीके से ये आपका इसमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट में काउंट होता है, और इसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स इन्होंने लेकर एक्सप्लेन किए हैं। एक तो है आपका येलो शीड और रिंकल शीड का, मीन्स शेप ऑफ शीड, और दूसरा कलर ऑफ शीड लिया है जिसमें कि आपका राउंड और रिंकल है। एक तो आपका कलर ऑफ शीड लिया है, कलर ऑफ शीड में येलो एंड ग्रीन है, और दूसरा शेप ऑफ शीड लिया है, शेप ऑफ शीड में राउंड है और रिंकल्ड है। तो आप देखो एक कैरेक्टर ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया, दोनों कैरेक्टर को एक साथ लिया और दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो रिजल्ट दिखाई दिया 9:3:3:1 का। उसके बाद लॉ ऑफ मेंडल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल के लॉ क्या है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर अपने आप को अपीयर कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में वो है डोमिनेंट, मीन्स अपने आप को वो इतना पावरफुल बना रहा है कि दूसरे कैरेक्टर को अपने पीछे वो छुपाता है, ये कहलाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन करोगे, मीन्स अगर आपको एग्जाम्पल समझाना है तो उसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फिर उसके बाद है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेट करना। सेपरेट मीन्स की जस्ट लाइक आप ये क्रॉस करवा रहे हो दो अलग अलग पेयर्स के बीच में, तो इनके बीच में क्रॉस हो इससे पहले जीन को क्या करना होता है, सेपरेट, ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ये आप कैसे बताओगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस से, जो अभी अभी हमने पढ़ा। मतलब इंडिपेंडेंट असर्टमेंट मतलब ये है कि जब आप दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ मिक्स कर रहे हो तो भी जो जनरेशन आएगी उसमें दोनों के ही कैरेक्टर इंडिविजुअल अपीयर होंगे। कैसे, समझ ही नहीं आया। जैसे आप देखो कि आपकी बॉडी का अगर हम एग्जांपल लें तो आपकी बॉडी में स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया, आई कलर हो गया, एयर टेक्सचर हो गया, हेयर, इन सभी में आप देखो सारे कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिविजुअल अपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी हाइट है वो स्किन कलर की वजह से इफेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअल अपेयर कर रहे हैं, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। जैसे मेंडल ने किया था कि शेप भी लिया शीट का और कलर भी लिया, जब नेक्स्ट जनरेशन देखी तो उसमें शीट के शेप भी दिखाई दिए और साथ में शीट का कलर भी दिखाई दिया। तो इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करोगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। ओके, फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोजोम, दो टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं। कैसे, एकदम सिंपल है, इसको देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रोमोजोम हो गए,
ये होते हैं 46। इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। पहला पार्ट होता है ऑटोजोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ये हो गया। फिर आता है ऑटोजोम में 44 होंगे और सेक्स क्रोमोसोम में 2 होंगे। 2 में भी मेल एंड फीमेल में अलग होते हैं, मेल में एंड फीमेल में। मेल में आप देखोगे तो XY है और फीमेल में है XX। एक्स और वाई है, इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो अलग अलग हमने किया, यहाँ से एक्स आ गया, ये वाई आ गया और यहाँ से दोनों ही एक्स आ गए। आप देखो फीमेल में दोनों ही एक्स है, कोई भी एक एक्स लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो फीमेल की वजह से सेम आएगा। बट जो चेंजेस है वो कहाँ आपको दिखाई देंगे, मेल क्रोमोसोम में। क्यों? क्योंकि एक एक्स है और एक वाई है। अगर ये एक्स मेल का और फीमेल एक्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या होगा, फीमेल। बट इन केस क्या हुआ कि अगर वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज हो गया, तब क्या होगा, जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो कैसा होगा, मेल। तो आप देखोगे कि मेल सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो जनरेशन है उसमें क्या आएंगे, चेंजेस। ये यहाँ पे बना हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन, आप देखो 22 + x 22 + x, ये फीमेल का है 22 + x एंड 22 + y। तो x और y ये दोनों किस में है, मेल में, और इसकी वजह से जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 22 क्यों लिखे हैं ये भी याद रखना, क्योंकि आप या तो 44 लिखो, सॉरी 46 क्रोमोसोम लिखो और उसको आप 44 और 2 में डिवाइड करो, या 23 पेयर में लिखो, तो एक पेयर 22 का बनेगा और एक सिंगल बनेगा। ओके ना, तो ये हो गया आपका हेरिडिटी कंप्लीट। उसके बाद अपना लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। तो फाइनली हमने लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया और हेरिडिटी हो गया। इन चारों चैप्टर का हमने रिवाइज किया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको इसमें समझाए, बस आपको बैठना है और उसको पढ़ना है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सारे चैप्टर के हमें एक एक करके वीडियो देखने हैं और या तो हमें एक एक करके उनको पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और अब तो इतना टाइम बचा नहीं है। तो इसलिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इसको आप बैठिए, आप 1 घंटे का टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटे का उसको आप पढ़िए और रिवाइज कीजिए, और साथ में डायग्राम का भी एक अलग से पूरा वीडियो है तो उसको लगाइए और उसको आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे करना है। तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे में आपका प्रॉपर पूरा बायो का रिवीजन हो जाएगा। ओके चलो लास्ट चैप्टर इसको फिनिश करते हैं। अवर एनवायरनमेंट है, इसमें आपको पहला तो इकोसिस्टम क्या है, जिसमें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसको बोलोगे आप इकोसिस्टम। बायोस्फीयर, टोटल इकोसिस्टम जिसमें आएगा वो कहलाएगा आपका बायोस्फीयर। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जो द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, किसी भी इकोलॉजिकल हायरार्की में जो सबसे पहला प्लेस होगा वो किसका होता है, ऑर्गेनिज्म का। पॉपुलेशन क्या होगा, कई सारी ऑर्गेनिज्म को आप मिलाओगे, इंडिविजुअल ग्रुप को मिलाओगे तो वो कहलाएंगे पॉपुलेशन, और यही पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाती है, कम्युनिटी। ओके एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक मींस कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस में आएंगी, एबायोटिक में। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब किस में आएंगे, एबायोटिक में। और बायोटिक में आएंगी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो कोई भी आप इकोसिस्टम जो देखोगे, आप इवन किसी भी गार्डन में चले जाओ, क्या देखोगे कि वहां पर आपको एयर भी मिलेगी, आपको वाटर भी मिलेगा, आपको सनलाइट भी मिलेंगे, आपको प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग सभी कोई मिलेंगे। तो इस तरीके से जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में आकर के कंबाइन होते हैं तो उसको बोला जाता है एक इकोसिस्टम, और इसी से मिलाकर के इकोसिस्टम बनता है, इसलिए ये कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आता है ऑटोट्रॉफ्स एंड दी हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स हमने अभी लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है कि जो अपने जो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स में या प्रोड्यूसर कहलाएंगे, जैसे कि प्लांट्स। एंड हेटेरोट्रॉफ्स में कंज्यूमर आएंगे जो किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होंगे, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर और ओमनीवोरस को टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर मतलब कि जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, प्रोड्यूसर से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट को फीड करते हैं, जैसे डियर और हॉर्स हो गया। जो आपका कार्निवोरस है वो सिर्फ एनिमल को फीड करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, कैट हो गया, स्पाइडर। और ओमनीवोरस में प्लांट और एनिमल दोनों को ही फीड करेंगे, जैसे बियर हो गया और ह्यूमन हो गया। तो इस तरीके से कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है।
फिर आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, इनको बोलते हैं डिकम्पोजर। ये जो भी इन्वायरमेंट की गंदगी होती है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, उसको खा करके खत्म करते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और साथ में एनर्जी का रिसाइकल भी कर देते हैं। फिर आता है एनर्जी फ्लो। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है ट्रॉपिक लेवल। ये क्या होता है? ये देखो, ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी एक एक करके नेक्स्ट लेवल पर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। प्रोड्यूसर, उससे ट्रांसफर हुई प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से एक लेवल के एक एक करके जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेवल बाय लेवल, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और फिर उसके बाद एनर्जी वापस से क्या होगी? रिसाइकल डिकम्पोजर्स के थ्रू, और ये किस में आ जाएगी? प्लांट में। ओके, फिर आता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होगी? फूड चेन भी आपकी सिंपल है, जो एक यूनिट डायरेक्शन में चलेगी वो आपकी फूड चेन कहलाएगी। इसमें भी सबसे पहले प्रोड्यूसर है, जैसे प्लांट है, प्लांट को ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर को जो है बर्ड ने खा लिया, बर्ड को स्नेक ने खाया, और स्नेक को किसने खा लिया? आउल ने खा लिया। तो एक सिंगल डायरेक्शन में जो फ्लो जो चेन चलेगी वो कहलाती है आपकी फूड चेन। ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, प्लांट है, उसको ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने, और फ्रॉग को किसने खा लिया? ईगल ने। फूड वेब क्या होता है? यहाँ पर आप देखो, ये दिखाई दे रहा है, जहां पर कई सारी फूड चेन आपस में आकर के मिल जाती हैं वो कहलाता है फूड वेब। ओके, तो अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। इसमें आप देखोगे तो कई सारी फूड चेन आपको दिखाई देंगी। जैसे देखो, ग्रास तो सबसे कॉमन है, प्रोड्यूसर है, ये तो रहेगा ही। इसको माउस ने भी इनटेक कर लिया, ठीक है, इसको ग्रास होपर ने भी खा लिया। फिर माउस को आप देखो कि फॉक्स भी खा रहा है, हॉग भी खा रहा है, आउल भी खा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म पर कोई एक ही डिपेंडेंट है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, और इसी को बोलते हैं फूड वेब। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप देखोगे तो फूड वेब ही पॉसिबल होती है, ना कि फूड चेन। ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रास को सिर्फ कैटल ही आकर के खाएगी, कि उसने उसमें अपना एकदम से वो कर रजिस्टर करवा लिया कि नहीं, मैं ही हूँ जो है तो सिर्फ ग्रास को खाऊंगी और कोई भी आके नहीं खाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए एक इकोसिस्टम में क्या पॉसिबल होता है? फूड वेब, ना कि फूड चेन। फिर आता है 10% लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% लॉ क्या है? तो इसमें आप देखोगे कि जो प्रोड्यूसर है, जो एनर्जी बनाएगा, उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, और जो सबसे टॉप पर रहेगा उसके पास एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर के पास अगर हम मानते हैं कि एनर्जी है आपकी 1000 जूल, तो इससे जब प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो इसका 10% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 100 जूल। ओके, फिर उसके बाद जब टर्शरी से प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो 10% और कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 10 जूल। और फिर टर्शरी के पास जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल। इस तरीके से आप देखो कि 10% एनर्जी का डिक्रीजन हो रहा है, और इसी को बोलते हैं 10% लॉ। ये मैंने जूल में आपको समझाया है, ये आपको किलो जूल में भी दे सकता है, किलो कैलोरी में भी दे सकता है, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में अपवर्ड जाओगे तो जो एनर्जी है वो 10% क्या हो जाएगी? कम, और यही कहलाएगा 10% लॉ। उसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप देखोगे तो अप लेवल पर जाओगे, मतलब फूड चेन बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो खाने के रिसोर्सेस हैं वो कम होते जाएंगे। जब कम होंगे तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिलेंगे, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आपके कोई भी वेस्ट हो, वो कंज्यूमर कंज्यूम करने लगेगा, क्योंकि खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होने लगे? कम होने लगे। तो इस तरीके से उनकी हेल्थ पर इफेक्ट होगा, और वो जो है धीरे धीरे उनकी स्पीसीज खत्म होगी। तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, कि जब कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स का इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। फिर आता है वेस्ट। तो वेस्ट में आपको याद रखना है कि दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो इजीली ब्रोकन डाउन हो जाए, किसके साथ? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ या बायोस्फीयर के साथ, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उसको बोलोगे आप बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि वेजिटेबल के पील्स हो गए, आपके घर से निकलने वाला जो वेस्ट हो गया, वो सब किस में आएगा? बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो कि इजिली या फिर ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, ये सब किस में आएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट।
कि वेस्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल भी आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ रहा है, इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे लैंडफिल, कि कहीं पर कोई खाली जगह है, वहां पर इकट्ठा आप एक साथ जा करके वेस्ट को क्या कर रहे हो, रख रहे हो, डाल रहे हो वहां पर, और ऐसे लोग को भेज रहे हो जो वेस्ट से अपने यूजफुल चीजें पिक करने का काम करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। फिर रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं जो भी वेस्ट है उससे। तो इस तरीके से कई सारे मैनेज करने के सॉलिड वेस्ट के तरीके होते हैं। ब्लू और ग्रीन आप देखो सेपरेट बॉक्स बनाए जाते हैं ताकि आप अलग अलग जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको क्या करो, सेपरेट कर सको। फिर आता है नेक्स्ट ओजोन। ओजोन क्या है? एक तो इसका फॉर्मूला O3 है, याद रखना है। जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का जो एटम है वो इंक्लूड होता है और क्या बनाता है, ओजोन। ये क्या करती है? तो ये जो अर्थ है आपकी उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे? जो सन से यूवी रेजेस आती हैं उनसे। एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। क्या होती है? ओजोन लेयर। ये सन से आने वाली यूवी रेजेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इन केस की बताओ, अगर इसमें कोई भी डिप्लेशन आ गया, डिप्लेशन मतलब कि पोर्स आ गए, तब क्या होगा? तब होगा कि जो यूवी रेजेस हैं जो अभी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही थी वो डायरेक्ट किसको हिट करेंगी? अर्थ को। और हिट करेंगी तो इससे कई सारे आपके जो है वो डिजीजेस कॉज होने लगेंगी जो कि लाइट या यूवी रेज से जुड़ी हुई होगी। So ozone is a protective layer of a gas in a stratosphere. Sunlight that are reached to the earth consists of ultraviolet radiation and visible radiation and infrared radiation. In a recent years, the ozone layer has depleted rapidly क्योंकि इतना ज़्यादा pollution बढ़ रहा है, इसकी वजह से ओजोन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन act on a CFC in a stratosphere and release a chlorine atoms and these chlorine atoms destroy the ozone molecules. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सीएफसी से जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है वो ओजोन को क्या कर रही है? अलग कर रही है, और इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओके क्या कॉन्सिक्वेंस है? तो इससे कई सारी बीमारी जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपका स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, और एजिंग हो गई, उसके अलावा कैटरेक्ट डिजीज हो गई, और साथ में कई सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, वो भी इससे इफेक्ट होते हैं और उनकी भी डेथ होती है अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो ये इसके कॉजेज हो गए। इस तरीके से आपको और याद रखना है। और साथ में जो एंटार्क्टिका है वहां पर सबसे पहले ओजोन होल देखा गया था, और वहीं से इसकी ओजोन जो सीएफसी प्रोडक्शन है, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लेशन हो रहा था, तो वहां से उसको सेव करने के लिए ओजोन लेयर को प्रोटोकॉल्स बनाए गए, और 1986 में कियोटो प्रोटोकॉल बनाया जाता है। किसके थ्रू? 1985 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक कियोटो प्रोटोकॉल बनाता है, और ये कियोटो प्रोटोकॉल सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके प्रोडक्शन को बैन करता है या लिमिटेड करता है ताकि ये कम से कम प्रोड्यूस हो और ओजोन लेयर कम से कम डिप्लीट हो, क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो इससे कई सारे डिजीजेस कॉज होंगे और जो स्पीसीज है उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट बायो का रिवीजन। फाइनली हमने एक ही क्लास में बायो के जितने भी चैप्टर्स थे उनको रिवाइज किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखा, समझा और पढ़ा। इसको आप बैठिए, पढ़िए। अगर अभी भी लग रहा है कि कोई टॉपिक है जो अभी भी समझ नहीं आ रहा है,